ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में खत्म किया रिवर्स। वर्ल्ड की सारी नदियों के बारे में पढ़ लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस को लैटिट्यूड लाइंस को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। अरे, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस मतलब अक्षांश रेखाएं। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले मुझे बनाना होगा डायग्राम। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। वेयर इज आवर अर्थ? ये हमारा अर्थ है। बीच से जाएगी, बीच से गुजरेगी इक्वेटर, ठीक है। जैसे इक्वेटर लाइन बीच से जाएगी, इक्वेटर नहीं हो गया, ठीक है। अभी तो समझा रहा हूँ। इक्वेटर लाइन यहाँ से जाएगी। अब देखो, इस इक्वेटर लाइन को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लाइन, ठीक है। 0 डिग्री लाइन। और यहाँ से ऐसे फिर जाएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते 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 ऊपर तक पहुंचेगी। कहां तक? 90 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री तक। और वैसे ही फिर नीचे से आएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, करते 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 लास्ट में कहां तक पहुंचेगी? 90 डिग्री तक। यानी कि 90 लाइन ऊपर बनेंगी, 90 लाइन नीचे बनेंगी। तो बता, अगर तुझसे कोई पूछे कि टोटल लैटिट्यूड्स में कितने लाइन, और 0 डिग्री वाला लाइन कहाँ गया? हाँ, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं? 181। 181 बात समझ में आई? 181। अच्छा, अब समझ कि पहले ये लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है। लैटिट्यूड लाइंस कुछ नहीं, पृथ्वी के सेंटर से बनने वाला एंगल लैटिट्यूड लाइन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सिस खींच दिया तो तू देख रही होगी इस एक्सिस से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ये जो सेंटर है, ठीक है, मान ले इसको ये सेंटर है अर्थ का। अर्थ के सेंटर से यहाँ पर देख थोड़ी ऊंचाई पर गया तो कुछ एंगल बना होगा, यानी मान ले ये 1 डिग्री है। फिर ये दूसरे लाइन को अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर भी फिर से कुछ एंगल बना 2 डिग्री, ठीक है। वही 2 डिग्री एंगल धीरे धीरे करते करते जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल यानी 90 लैटिट्यूड लाइंस, 90 लैटिट्यूड लाइंस। और सोच, जब तू यहाँ पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी के सरफेस पर कोई एंगल बन रहा है, यानी कि सरफेस पर वो कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा होगा, है ना। ये दूरी जो होती है एक लैटिट्यूड से लेकर के दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी होती है, और ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि 1 डिग्री की वैल्यू, मैप पर 1 डिग्री की वैल्यू जमीन पर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है?
111 किलोमीटर को। ठीक है, पहले सब समझते चल और फिर उसके बाद मैं एक एक करके लिख दूंगा। कितना क्लियर हुआ? तो कोई पूछेगा कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, तो लैटिट्यूड लाइंस कुछ नहीं, वो एंगल जो पृथ्वी के सेंटर से बनती है, पृथ्वी के सेंटर से बनती है। क्या कोई पृथ्वी के सेंटर में घुस के जाकर के ऐसे बनाएगा? नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। देख, हम किसी चीज को अगर पढ़ना रहता है, जैसे कि मान ले ये कोई एरिया है, इसे मुझे पढ़ना है, तो इस एरिया को अगर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, इसे सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसे सेक्शंस में डिवाइड करूंगा, तो मैं एक एक सेक्शन को पढ़ूंगा तो आसानी से मुझे पढ़ने में होगा, और धीरे धीरे करते करते मैं इस पूरी चीज को आराम से पढ़ लूंगा, है कि नहीं? और भूलूंगा नहीं कि अच्छा यहाँ पर क्या पढ़ा था, या यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ेगा, क्योंकि मैंने सेक्शन सेक्शन कर दिया है और सारे सेक्शन के बारे में मुझे डेटा रहेगा। पता चला अगर मैं इसको ऐसे न डिवाइड करूं और यहाँ का एरिया पढ़ा, पढ़ते 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 यहाँ गया, पता चला इधर का एरिया मिक्स हो गया, कि इधर जब आया पढ़ने तो पता नहीं चला यहाँ कहाँ तक पढ़ा था मैंने। बात समझे? तो किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए जब इमेजिनरी लाइन वगैरह खींच दिया जाए, वही इमेजिनरी लाइन यहाँ पर हम अर्थ को स्टडी करने के लिए खींचते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं। बात समझ में? क्या लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइन ऐसी कोई रियल लाइन्स है? नहीं, इसे इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हर एक चीज को अच्छे से स्टडी कर सके, पृथ्वी को स्टडी कर सके, उसके लिए बनाया है। ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गुड। तो बता, टोटल कितने लैटिट्यूड लाइंस होते हैं ग्लोब में? 181। 181। बीच में 0 डिग्री, और 0 डिग्री से शुरू होता है नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा 90 डिग्री तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक है, 90 डिग्री तक, यानी कि ऊपर 90 लाइन, नीचे 90 लाइन 180, और बीच में 0 डिग्री, ये हो गया 181वां लाइन। ठीक है, तो टोटल 181 लाइन। अब देख, जब ये लैटिट्यूड लाइंस मतलब कि होते हैं, जो भी लैटिट्यूड लाइंस, वो लैटिट्यूड लाइंस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस होंगे, ये पैरेलल होंगे, ये लाइन पैरेलल होंगे ना, तभी तो ये डिस्टेंस फिक्स है। अगर ये पैरेलल नहीं होते, मान ले इधर से जा रहा है, इधर ऐसे हो गया, और इधर जाके इधर ऐसे हो गया, तो ये तो पैरेलल है नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन ये जो दो लैटिट्यूड के बीच की लाइन होती है, वो हमेशा क्या होता है, 111 किलोमीटर ही होता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 111 किलोमीटर। और तू पृथ्वी पर कहीं पर चले जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू कितना रहेगी, 111 किलोमीटर ही रहेगी। बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, ये क्या इनके बीच का डिस्टेंस घटता बढ़ता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये साउथ, ये नॉर्थ। इतना क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख दूँ लैटिट्यूड के बारे में, पहला पॉइंट क्या लिखेगी, पहला पॉइंट ये लिखेगी, लैटिट्यूड लाइंस आर नथिंग बट द एंगल फॉर्म्ड बाय सेंटर ऑफ द अर्थ थ्रू इट्स सरफेस। समझ में? लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, एंगल फॉर्म बाय अर्थ सेंटर, बाय अर्थ थोड़ी बनाएगा, थ्रू, एंगल फॉर्म थ्रू, थ्रू अर्थ
सेंटर ऑफ अर्थ है सेंटर ठीक है। एंगल फॉर्म्ड थ्रू अर्थ सेंटर्स अर्थ सेंटर टू इट्स सरफेस, यानी पृथ्वी के सेंटर से लेकर के उसके सरफेस के बीच में जो एंगल बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस। एक टोटल कितने लैटिट्यूड लाइंस, 181 टोटल लैटिट्यूड लाइंस 181। ठीक है, 181। ये 181 कैसे हुआ, 181 तो अगर मैं लिखूं 1, हाँ 90 ऊपर 90 नीचे, अगर मैं 181 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में और 0 सेंटर में। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितना हो जाएगा, 181 लाइंस। इतना क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो दो दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितना होता है। पहले तो ये सारे की सारे लाइन, ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल, ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब हैविंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन them। ये डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। बात समझ में आ गई, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री से, यानी कि ये 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री की वैल्यू कितना कह सकते हैं हम लोग, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। यानी अगर तू कोई मैप बना रही है और तेरे मैप में 1 डिग्री का भी एंगल का गड़बड़ हुआ तो पृथ्वी के ऊपर कितने किलोमीटर का गड़बड़ हो जाएगा, 111 किलोमीटर। इसीलिए जो आर्मी वाले रहते हैं, उस आर्मी वाले एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं, इसकी कैसे यूज करके, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमारे पास ये जो लैटिट्यूड लाइन है और लॉन्जिट्यूड लाइंस रहेंगी तो इससे हमें 4 पॉइंट मिल जाएंगे कि नहीं किसी एरिया का, इतने डिग्री जो कि नॉर्थ में, इतने डिग्री साउथ में लैटिट्यूड लाइन का हो जाएगा 6 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा, या फिर उसके बाद लॉन्जिट्यूड लाइन हो जाएगा 8 डिग्री साउथ में हो जाएगा। तो ऐसे से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, और जब कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो प्रिसीजन मिलता है, मतलब कि हम किसी टारगेट को लॉक कर रहे हैं तो प्रॉपरली वहीं जाकर के लगेगा। बात सुनिए, ये नहीं कि यहाँ पर पेपर पे ऐसे काम कर दिए, हाँ 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 यहाँ पर होगा, यहाँ यहाँ ऐसे मारो और मारो, पता चला मारना है पाकिस्तान में, मार दिए दिल्ली में। बात समझे, तो ये लैटिट्यूड लाइंस और जो लॉन्जिट्यूड लाइंस होंगे उनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, समझ में आया ना। ओके, अब देख जो ये दो लैटिट्यूड लाइंस जब होते हैं, जो होते हैं, इनके इनके बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं जोन। ठीक है, जोन, जोन क्या होता है, जोन को हिंदी में कहते हैं कटिबंध, कटिबंध।
बंद है। क्या होता है जोन? तो एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स यानी दो, जैसे कि मान लीजिए एक लैटिट्यूड है और एक ही लैटिट्यूड है, ये एक डिग्री है और यहाँ पर ये 2 डिग्री है, तो इसके बीच के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? जोन, ठीक है, जोन कहेंगे। बात समझ में? जोन कहेंगे। ओके, अब देख, तो तूने सुना होगा ना, टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, आर्कटिक सर्कल, पोल, है ना? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की एरिया को हम क्या कहेंगे? टोरॉइड जोन। उसके बाद 66.5 डिग्री के बीच में जो एरिया रहेगा 23.5 और 66 के बीच के एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन। उसके ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल, फिर पोल। समझ में? हाँ, तो दो लैटिट्यूड के बीच की एरिया को हम क्या कहते हैं? जोन, जोन। और दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देख, हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से, यानी कि किस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर और 66.5 डिग्री पर, कहां से कहां तक वो झुकी हुई है, यानी टिल्ट है कैसे, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये यहाँ पर कोई ग्राफ, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये है और यहाँ पर ये, हाँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किसे कहेंगे? एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लाते हैं पृथ्वी को। हमारे पास तो रियल वाला पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी। ये, ठीक है, मैं यहाँ पृथ्वी को ऐसे रख देता हूँ। अब अगर तू ऐसे देखेगी तो पृथ्वी को कहीं से झुकाव नजर आ रहा है? नहीं। एक काम करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, रियल वाले को समझाऊं, क्योंकि यहाँ बीच में दिखाई नहीं देगा, मुझे बनाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं, पहले समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो कि मैं ये पृथ्वी बना दिया, ठीक है, ये पृथ्वी बना दिया। अब इस तरीके से तो पृथ्वी कहीं से झुकी हुई नजर नहीं आ रही है। अब देख, लेकिन पृथ्वी जो है हमारी, वो अपने अक्ष से, यानी कि अपने वाई एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो मैं यहाँ से यहाँ से ये, ठीक है, ये पृथ्वी हमारी अपने अक्ष से, अपने वाई एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, देख, ये यहाँ से ये ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। तो कहेगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने वाई एक्सिस से या अपने एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। और कहेगा कि अच्छा, ऊपर अगर 23.5 झुका हुआ है तो नीचे से भी तो कोई ना कोई झुकाव है ये,
है ना। तो कहेगा वो अपने एक्स एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है, 66 एंड हाफ, 66 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, इसीलिए तू देखती होगी कि अर्थ पर जब हम लोग ऐसा मार्केटर वाला मैप लेते हैं, यानी कि पृथ्वी को खोल देते हैं, वो वाला मैप लेते हैं, तो वहां पर ये दोनों लाइनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, 23 डिग्री एंड हाफ एंड 66 डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री का। बात समझ में? क्यों ये 23 एंड हाफ डिग्री को ही रिप्रेजेंट किया जाता है इस पर, मैप पर? उसके पीछे क्या वजह है? ये पृथ्वी के झुकाव की वजह से, पृथ्वी के झुकाव की वजह से। ठीक है, तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से इन लाइनों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे ये है, ये क्या है, 23 एंड हाफ, और ये भी 23 एंड हाफ। ठीक है, यही मेजरली दो लाइन दिखाई जाती है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो सूरज की रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर इन्हीं दो रेखाओं के बीच में जाती हैं, इसलिए जब मैप ड्रॉ किया जाता है तो मेजरली इन्हीं दो रेखाओं को ड्रॉ किया जाता है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ है। समझ में? हाँ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ है, इतना क्लियर है? हाँ, तो कहेगी कि अच्छा ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ में कहा, तो साउथ में यहाँ भी तो है ये, साउथ में अगर देखे एक्स एक्सिस में यहाँ भी तो झुका हुआ है, ये भी तो हो जाएगा 23 एंड हाफ डिग्री साउथ है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है। बात समझ में आया? हाँ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ और 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है, इतना क्लियर है? अब देख, ये जो जिस एक्सिस पर ये पृथ्वी झुकी हुई है ना, इसी एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करती है, इसी एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करती है, यानी ये वाई और एक्स, वाई एक्सिस पर घूमती नहीं है, किस पे घूमती है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एक्सिस पर घूमती है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तू जब ग्लोब देखती होगी तो, हाँ ग्लोब, ग्लोब क्यों ऐसा टिल्ट रहता है ना, मैं दिखाता हूँ ग्लोब। ग्लोब, ठीक है, जैसे ये ग्लोब अगर हम देखें, अरे यार कहाँ लेके जा रहा है, ग्लोब चाहिए था, ये ग्लोब हम डाउनलोड कर लेते हैं। ग्लोब, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब में तू देखेगी तो ये झुकाव है कि नहीं है, ये है ना, ये तो ये क्या है, 23 एंड हाफ डिग्री का ये झुकाव है, और इसे कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसी पर रोटेट करते रहती है, पृथ्वी इसी पर रोटेट करते रहती है, और यही होता है नॉर्थ और साउथ पोल। बात समझ में आई? नॉर्थ एंड साउथ पोल, इतना क्लियर है? ओके, तो देख, इस कहेगा कि जो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ या साउथ वाला जो एक्सिस है, इसे क्या कहते हैं, तो रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, या इसे ही अर्थ एक्सिस कहते हैं। रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, क्योंकि पृथ्वी इसी पर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, इसी एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती रहती है, और यहाँ पर घूमते घूमते वो सूरज का भी चक्कर लगाती रहती है, सूरज का भी चक्कर लगाती रहती है। बात समझ में आई क्या? ओके, तो बता, पोल यहाँ होगा या यहाँ होगा, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर पर होगा पोल। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं,
यहाँ मैं मार्किंग कर देता हूँ और यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा ये क्या है, पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। और वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इतना क्लियर है? ठीक है। 23.5 डिग्री जो लाइन है उसे कौन सा एक्सिस कहते हैं? रोटेशनल एक्सिस। पृथ्वी पृथ्वी वाई एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। और एक्स एक्सिस से 66.5। ठीक है, तो देख ये एक्स एक्सिस जो होता है इसे कहते हैं अपना बेस, कहते हैं बेस। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी अपने बेस से कितने डिग्री झुकी हुई है, एक्स एक्सिस को, बेस नीचे है ना, बेस, बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन। अगर कहेगा कि पृथ्वी अपने बेस लाइन से कितने डिग्री झुकी हुई है, 66.5। और कहेगा कि अपने अक्ष से, यानी कि अक्ष जब बोले, एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कहेगा अपने एक्सिस से कितने डिग्री झुकी हुई है, और बेस लाइन से 66.5। पृथ्वी पृथ्वी जिस एक्सिस पर रोटेट करती है उसे कौन सा एक्सिस कहते हैं? रोटेशनल एक्सिस। दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। दो एक्सिस के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? जोन। हिंदी में कटिबंध, हिंदी में कटिबंध। इतना क्लियर है? ओके, बहुत सही। अब देख, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई देगा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, और ये है इक्वेटर, इक्वेटर, और ये है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो बता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर। बात समझ में आई? और इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे हम समझते हैं कि इसके ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये पृथ्वी ले लेता हूँ। ठीक है, बीचों बीच से कौन सी लाइन जाएगी? तो मैं बीचों बीच से एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ से हो जाएगा इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इक्वेटर। उसके बाद यहाँ से 23.5 डिग्री से क्या जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ से कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से ये कहलाएगा ऊपर वाला सेक्शन। ऊपर क्योंकि आर्कटिक है तो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और यहाँ नीचे है, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसे कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, और ये नीचे वाला जो लाइन है इसे हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और ये आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। बात समझ में? हाँ, ओके। अब देख, जैसे मैंने बताया था कि दो दो लैटिट्यूड के बीच की एरिया को क्या कहते हैं? जोन। ठीक है, जोन, जोन हिंदी में कटिबंध। तो इस वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूरज की रेज इन्हीं दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर आती है। हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में कहते हैं टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन। ठीक है, टोरॉइड जोन। और ये वाला जो एरिया है या ये वाला एरिया है, इसे यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों आती रहती है, इसलिए इसे कहते हैं, क्योंकि टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध है, शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। समझ में? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, और इसके ऊपर ये आर्कटिक सर्कल वाला है, इसके इधर आ जाता है पोल, इसलिए इसे कहते हैं पोलर जोन है। ठीक है, पोलर जोन। आने दो, ठीक है, नहीं देता है, ज्यादा बड़ा बना दिया जो इसमें, पोलर जोन, पोलर जोन। बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। ओके, ठीक है। अब देख, इसी पोलर जोन में, इसी पोलर जोन में अगेन दो भाग में डिवाइड, इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो उसको होगा, क्योंकि टुंड्रा और टैगा का नाम तूने कई बार सुना होगा, टुंड्रा एंड टैगा, है ना? तो इसी पोलर जोन का दो हिस्सा होता है, जो एकदम ठंडी वाला हिस्सा पड़ता है उसे हम कहते हैं टुंड्रा, और थोड़ा कम ठंडा होता है उसे हम कहते हैं टैगा। ठीक है, इसी पोलर जोन में जो एकदम कड़कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, ठीक है, एकदम कड़क कड़क, जहाँ मतलब कि वहां कुछ भी नहीं उगेगा, सब सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहेगा, उसे हम कहेंगे टुंड्रा। और उसके नीचे रहेगा, थोड़ा कम ठंडी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे टैगा। तो टुंड्रा एंड टैगा होता है, वो आगे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले इतना समझ में आया ये सारे के सारे? ओके। क्या उष्ण कटिबंध में जो है कि गर्मी पड़ेगी या ठंडी पड़ेगी? गर्मी। और शीतोष्ण में गर्मी ठंडी दोनों। ठीक है, गर्मी ठंडी दोनों, गर्मी ठंडी दोनों पड़ती है। इतना क्लियर है? हाँ, इसलिए भारत में तुझे देखने को मिलता है एक बार गर्मी, एक बार ठंडी, है ना? एक बार गर्मी और एक बार ठंडी। यहाँ अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है, क्या यहाँ पर तुझे गर्मी ठंडी देखने को मिलेगा? नहीं। अरे जब सूरज जाएगा मैक्स टू मैक्स, मतलब उसकी रेस कहाँ पर रहेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो भी ये इक्वेटर को कवर करते रहेंगी, है? और कैप्रिकॉर्न पर आएगा तो भी इक्वेटर को कवर करती रहेंगी। यानी यहाँ के लोग ठंडी का मतलब ही नहीं पता होगा, गर्मी गर्मी झेलते होंगे बेचारे एकदम, है ना? इसलिए इसे कहते हैं, जहाँ से सिर्फ गर्मी ही गर्मी पड़ती है, उष्ण कटिबंध है। और ऊपर हमें गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है, क्योंकि जब कैंसर से सूरज आ जाएगा कैप्रिकॉर्न पर, तो उधर ठंडी पड़ने लगेगी, उतना दूर तक रेस प्रॉपरली जाएगा नहीं, तो ठंडी लगेगी।
तो हम ठंडी भी हो जाएगा, और जब कैंसर पर चली जाएगा सूरज तो यहाँ पर गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी भी लगने लगेगा, तो गर्मी ठंडी दोनों, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि शीत और उष्ण दोनों होता है। बात समझ में आया क्या? ओके, अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में कब कब ट्रेवल करता है, और कौन कौन से डेट को उसकी पोजीशन कहाँ होती है, और इसका इम्पैक्ट भारत पर कैसा पड़ता है। ठीक है, ओके, चलो तो हम ले लेते हैं थोड़ी सी रूलर, और रूलर में हम बनाएंगे लाइन। मान लेते हैं ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से मैंने बना दिया इक्वेटर, और यहाँ ले लिया मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इक्वेटर, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ हम ले लेते हैं अपने प्यारे भारत को, प्यारे भारत को यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे प्यारे भारत। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब इन्हीं के साथ हम ले लेते हैं सूरज भगवान को भी। अब देख, मैं मूव कराऊंगा सूरज को, इसका मतलब सूरज थोड़ी मूव करेगा, सूरज तो एक ही जगह रहता है। इस सूरज के मूवमेंट को उसकी लाइट का मूवमेंट समझना। ठीक है, हाँ, एक सूरज, कॉपी, आ जाओ, कॉपी, कॉपी, हाँ, बस, बस, एक सूरज यहाँ, एक सूरज यहाँ, और बस, एक सूरज यहाँ। अब देख, देखना हाँ, आराम से। सूरज हमारे भारत के बीचों बीच से, हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी लाइन जाती है? क्या? कैंसर। ठीक है, भारत के बीचों बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैंसर, कैंसर। और भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को कौन सा डे बनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, याद रखना इससे, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे। बात समझ में आई? तो 21 जून को ये जो सूरज रहता है, ये एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है 21 जून को। अब 21 जून के बाद जैसे 22वां जून शुरू होता है, अब सूरज धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किधर भागने लगेगा? इक्वेटर की तरफ भागना शुरू कर देगा। ठीक है, इक्वेटर की तरफ भागना शुरू कर देगा, तो देखना भागेगा, और ये धीरे 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 यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, अब देख,
क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने लाइंस हैं? सूरज की रेस परपेंडिकुलर कितने लाइंस के बीच में जाती है? 3। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं तो आता है 4 महीना, 4 मंथ, 4 मंथ। यानी कि सूरज को एक लाइन से दूसरे लाइन पर आने में कितने महीने का समय लगेगा? 4 महीने। अब देख, ये जून है, जून से शुरू कर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यानी ये इक्वेटर पर कब आ जाएगा? सितंबर में। ठीक है, सितंबर में। अभी अभी पहले याद रख, ये आ जाएगा सितंबर में, सितंबर में। अब देख, सूरज आ गया है कहां पर? इक्वेटर पर। क्या भारत में ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि ज्यादा ठंडी पड़ेगा? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। ठीक है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, क्योंकि यहाँ इक्वेटर पर आया है, कैप्रिकॉर्न पे थोड़ी गया है। इक्वेटर पर आएगा तो भी सूरज की रेस परपेंडिकुलर जाएंगी वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो भारत में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, और इसका इफेक्ट होता है कि भारत में दिन और रात इक्वल होने लगते हैं। बात समझ में आई क्या? दिन और रात इक्वल होते हैं, यानी कि जितना टाइम दिन उतना टाइम रात, जितना टाइम दिन उतना टाइम रात। और वहीं जब वो कैंसर पर था तो कैंसर पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, यानी उस दिन क्या होगी? सबसे छोटी रात होगी। तो जैसे जैसे सूरज इक्वेटर से कैंसर की तरफ बढ़ेगा, किसका टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा? दिन का। और रात छोटी होने लगती है, रात छोटे होने लगती है। बात समझ में? इसलिए जब गर्मी आता है तो गर्मी में रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। बात समझ में आया क्या? और जैसे ही इक्वेटर पर आएगा तो इक्वेटर पर आते ही दिन और रात का बैलेंस बराबर हो जाता है। जितना घंटा रात उतने घंटे दिन, जितना घंटा रात उतने घंटे दिन। बात समझ में आई? हेलो, समझ में आया क्या? हाँ। आप देख, सितंबर महीने में ये इक्वेटर पर पहुंचा है। अब बता, इक्वेटर से इसे कैप्रिकॉर्न पर जाने में कितना टाइम लगेगा और कौन से महीने पर पहुंचेगा? सितंबर से गिन, 15 से। महीना 15 का होता है रे, ऐसा 30 का मत काउंट कर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीना कितने का होता है? 15 से शुरू होता है और 15 पे खत्म होता है ये। हाँ, दिसंबर। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये दिसंबर पर ये सूरज, दिसंबर में सूरज कहाँ आ जाएगा? कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, दिसंबर में सूरज कैप्रिकॉर्न पर आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर में सूरज कैप्रिकॉर्न पर आ जाएगा। और जब दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पर आ जाएगा तो भारत में क्या पड़ेगी? गर्मी या ठंडी? ठंडी। भारत में दिन छोटा या रात बड़ी? रात बड़ी और दिन छोटा, रात बड़ी और दिन छोटा। बात समझ में आई? ओके। अब बता, अब क्या दिसंबर के बाद सूरज इस कैप्रिकॉर्न के और नीचे भी जाएगा? नहीं, दिसंबर के बाद सूरज किधर भागना शुरू करेगा? इक्वेटर की तरफ। तो बता, इक्वेटर पर ये कब पहुंचेगा? मार्च में। ठीक है, मार्च में ये पहुंचेगा वापस इक्वेटर पर। ठीक है, मार्च में ये पहुंचेगा इक्वेटर पर। तो बता, जब इक्वेटर पर पहुंचेगा तो इसका इम्पैक्ट भारत में क्या आएगा? भारत में गर्मी, ठंडी, या दोनों, या जो कि दिन छोटी या रात बड़ी? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। ठीक है, तो मार्च के महीने में तू देखती होगी, न ज्यादा गर्मी लगता है न ज्यादा ठंडी लगता है, बढ़िया माहौल रहता है, बसंत ऋतु टाइप लगता है। और सितंबर के महीने में भी तू महसूस करती होगी, न ज्यादा गर्मी लगता है न ज्यादा ठंडी लगता है, बढ़िया बढ़िया मौसम रहता है एकदम सितंबर में। बात समझ में आई? हाँ। तो यानी सूरज इक्वेटर पर वापस कब पहुंच गया?
मार्च में, ठीक है, मार्च में। अब देख इसमें डेट याद कैसे रखेगी। 21 जून तो एक डेट तुझे याद हो गया ना, 21 जून को सूरज कहाँ रहेगा, एकदम परफेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, 21, 22, 22, 23 बोल, 21, 22, 22, 23, 22, 22, 23, ठीक है, 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23, और सूरज वापस से यहाँ ऊपर चला जाएगा कब, कैंसर पर, फिर वापस कब पहुंचेगा, जून में, फिर से जून में, और ये साइकिल चलते रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। बात समझ में आई क्या, इतना क्लियर है। ओके, सूरज मामा, ठीक है, तो सूरज किन, सूरज की जो रेज है वो परपेंडिकुलर किन दो लाइनों के बीच में पड़ती हैं, और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या क्या होता है, इतना क्लियर हुआ एकदम, ठीक है। अब देख, कहेगा कि भारत में सबसे बड़ी रात कब होगी, 23 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, लार्जेस्ट डे, बहुत लार्जेस्ट डे, लार्जेस्ट डे, और यहाँ पे लार्जेस्ट नाइट, बात समझ में आई, लार्जेस्ट नाइट, और डे और नाइट इक्वल हो जाएंगे, डे नाइट इक्वल, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारा का सारा टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत कहीं से भी, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके।